वर्जन है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कहा गया कसूती कसीदाकारी में कौन से टांके प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ 1 मिनट रुकिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि कसीदाकारी तो अलग है ना। अब कसीदाकारी की बात हो रही है तो हम कश्मीर चले जाएं और कसूती की बात हो रही है तो हम कर्नाटक जाएं, नहीं। कहने का मतलब कसूती से ही है यहाँ पर, ठीक है, ओके। कसीदाकारी की इंग्लिश देखिए एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, कसूती एम्ब्रॉयडरी। तो कहा गया कसूती कसीदाकारी में कौन से टांके प्रयुक्त होते हैं। गवंती, मुर्गी, मुर्री, मेथी, टेपची। आपको पता है जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कर्नाटका के कसूती की बात करते हैं, कर्नाटका का ही है ना कसूती, कसूती कहाँ का है जल्दी से बताइए, कर्नाटक का है ना। तो जब भी हम लोग कर्नाटका की कसूती की बात करते हैं तो उसमें कितने टांकों का प्रयोग होता है, उसमें 4 टांकों का प्रयोग होता है ना। कौन कौन सा, तो गवंती, दूसरा आपका मुर्गी, तीसरा आपका मेथी, और जो चौथा है उसका नाम क्या है, नेगी है ना। गवंती, मुर्गी, मेथी, नेगी, ये आपके क्या हैं, ये आपके 4 टांके हैं जो कि आपके कसूती में प्रयोग किए जाते हैं, है ना, यही होते हैं ना, ओके। चलिए अब देखिए गवंती, मुर्गी और मेथी, आपका पहला मतलब ए, बी और डी आंसर होगा। ए, बी, डी कहाँ है, पहले वाले में ही है, ठीक है। बाकी अगर हमारे पास 4 होता तो हम सभी लोग जानते हैं क्या कि गवंती, मुर्गी, मेथी और नेगी, ये 4 क्या हैं, टांके हैं जो कि कर्नाटका की कसूती में प्रयोग होते हैं। बाकी कर्नाटका की कसूती की कुछ विशेषताएं तो हम लोग जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि इसमें गांठ नहीं लगता है, इसमें बनने वाली जो डिज़ाइन होती है वो जियोमेट्रिकल होती है, ठीक है। सूती धागे से ये हाथ का काम है। क का मतलब होता है हाथ, कर, सूती मतलब कॉटन का, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए मुर्री और टेपची, मुर्री, टेपची, बिजली, खटाऊ, पेंचनी, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं, ये सब लखनऊ के हैं। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ की एम्ब्रॉयडरी को क्या कहा जाता है, लखनऊ की एम्ब्रॉयडरी को चिकनकारी कहा जाता है, या उसे ही शैडो वर्क कहा जाता है ना, परछाई कढ़ाई भी कहा जाता है, उसे ही व्हाइट एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, सफ़ेद कढ़ाई के नाम से भी उसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आंसर आपका हो गया, कौन सा आंसर हो गया आपका पहला, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहा गया एक आवासीय भवन के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं वर्क जोन इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे बिल्डिंग्स भी कई होती है ना, एक तो कॉमर्शियल बिल्डिंग है, मतलब कोई ऑफिस है, बैंक है, कुछ ऐसा, ठीक है, तो उसको कॉमर्शियल कहते हैं। एक रेसिडेंशियल जहाँ पे लोग रहें, परिवार, फैमिलीज रहें, उसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। तो एक आवासीय भवन के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है, मतलब आपके घर में ऐसा कौन कौन सा जोन है, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप काम करेंगी, ठीक है। रसोई घर, तो रसोई घर में हम सोने तो जाते नहीं हैं, या रसोई घर में तो हम बैठ करके चाय पीने नहीं जाते हैं। अब आप ये मत कहिएगा नहीं हम लोग तो वहीं खाना बनाते बनाते पी लेते हैं, ये अलग बात है। जनरली चाय के लिए आपका है सेपरेट रूम है, आप जाइए बैठ के पीजिए, ठीक है। अब कहा गया कार्य क्षेत्र, तो किचन का काम है खाना बनाना, मतलब किचन का काम नहीं है, काम आपका है किचन में खाना बन रहा है, यानी कि वर्क प्लेस किचन है, ठीक है। इसके बाद देखिए बैठक, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी जाती है, वो वर्क जोन नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ड्री, अब आपका लॉन्ड्री एरिया में आप कपड़ा धोने जाती हैं, है ना, कि वहाँ पे अपना चाय लेके टहलते टहलते चली गई कि लाओ आज लॉन्ड्री एरिया में बैठ के चाय पीते हैं, नहीं, हमें जब कपड़ा धोना होता है तब हम वहाँ जाते हैं, है ना, ओके। और वहाँ पे भी जाकर क्या करेंगे, कल हम लोगों ने देखा था ना, नेट का ही 2023 का ही क्वेश्चन था, पोस्ट वॉश, प्री वॉश, है ना, खंगालना, रगड़ना, माड़ लगाना, व्हाइटनिंग लगाना, याद करिए, ठीक है। इसके बाद लॉन हो गया, और फिर आपका है बाल कक्ष यानी कि किड्स रूम, बच्चों का कमरा। तो अगर रेसिडेंशियल हाउस में वर्किंग जोन देखा जाए तो इन 5 ऑप्शन में वर्क 2 जगह हो रहा है, एक रसोई घर में और एक कपड़ा धुलने के लिए, ठीक है। तो ए और सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया खिड़कियों के
कौन से आवरणों में केवल पारदर्शी कपड़े उपयुक्त होते हैं? मतलब कौन पारदर्शी कपड़े प्रयुक्त होते हैं, मतलब ये पर्दे हैं, कुछ कर्टेन हैं, ठीक है। आपको बताना है कौन सा कर्टेन है जो ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा। ओके जी, हाँ ठीक है, यस आपको बताना है। जी जी बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्या है, ग्लास कर्टेन। ग्लास कर्टेन समझ रहे हैं? ग्लास जो जो छोटी दुकान होती है उसमें आप देखेंगे एसी लगा है अगर, ठीक है, ओके, तो वहाँ पर डोर अगर है तब तो बहुत अच्छी बात है ना, ग्लास वाला जो डोर आता है। अगर नहीं है तो वो क्या करते हैं, एक पतला सा प्लास्टिक है ना, उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। वही कर्टेन, वही पर्दा क्या कहलाता है, ग्लास कर्टेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, ग्लास मटेरियल है, प्लास्टिक एक तरीके से। ओके, इसके बाद देखिए आपका है बम्बू। याद करिए हम लोग चिक की बात करते हैं, याद है जब हम लोग पर्दे वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो चिक की बात करते हैं, जो बेत या बांस का जो पर्दा लगा होता है, जो कि आश्रम वगैरह में भी लगा होता है, गांव के कुछ घरों में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या विपत्सना वगैरह जैसे जो प्लेस होते हैं वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो आपको बताना है पारदर्शी, तो ये जो ग्लास है ना ये पारदर्शी होता है, तभी तो आगे पीछे पूरा दिखता है आपको, है ना, विदाउट एनी कलर, पानी वाला रंग होता है, रंगहीन। पानी का रंग क्या है, रंगहीन है ना, तो वैसा ही वो होता है। तो ये एक तो हमें मिल गया है ए वाला। और ये बांस, तो बांस पारदर्शी थोड़ी है, वो बेत या फिर वो बांस के पतले पतले जो एक तरीके से स्टिक्स काट करके वो बना हुआ है, तो ये तो पारदर्शी हुआ नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए सोजी, और एक आपके पास है सैस। सोजी क्या होता है, ये भी पर्दे का एक प्रकार है, विभाजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और एक आपके पास सैस कर्टेन है। सैस कर्टेन ये ऐसा कर्टेन होता है जिसके लिए आप पारदर्शी पर्दा या कपड़ा प्रयुक्त कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास सैश है, सैस कर्टेन आप देख भी पाएंगे यहाँ पे, ये देखिए सैस कर्टेन दिख रहा है। ओके, कर्टेन मटेरियल, ठीक है, वो एक यहाँ पे रॉड लगी हुई है और एक, मतलब आपको फोटो में नहीं दिख रहा है, नीचे एक रॉड लगी होती है, ठीक है, उसमें उसको क्या किया जाता है, फंसा करके लगाया जाता है, और ये बहुत हल्का होता है, मतलब कपड़ा बहुत हल्का होता है, ठीक है। ओके, इसी को क्या कहता है, सहज कर्टेन कहा जाता है। देखिए अलाउ, मतलब इतना हल्का कपड़ा है कि अलाउ कर देता है किसको, लाइट को। देखिए अलाउज लाइट इनटू द रूम वाइल कवरिंग अ पोर्शन ऑफ द विंडो टू एड अ लेवल ऑफ लाइटिंग, ठीक है। ओके, तो ये भी क्या है, ये आपका सैस कर्टेन, ये आपका कैसा होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट कपड़ा इसके लिए यूज किया जा सकता है। क्विल्टिंग, क्विल्टिंग का मतलब आप जानते ही हैं, क्विल्टिंग की जब हम बात करें तो वो क्या होता है, बंगाल का कांथा, बंगाल के कांथा में क्या कहता है, पुराने कपड़े को फाड़ फाड़ करके फिर उसको जोड़ जोड़ करके क्या कहता है, बनाया जाता है ना, लेप कांथा, ओर कांथा, याद करिए अर्सिलता बेटन, ये सब बंगाल की कांथा के ही तो प्रकार है ना। ओके, तो यही है, कपड़ों को क्या करना है, जो आपके कपड़े हैं पुराने उनको जोड़ जोड़ के जो कर्टन बन रहा है उसको क्विल्टिंग सेट कहते हैं ना। अब आप आंसर क्या कर देंगे, ना तो ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, ना तो बांस वाला ट्रांसपेरेंट है, ना तो सोजी। अब जब पार्टीशन के लिए बन रहा है तो सिंपल सी बात है, पार्टीशन मतलब अलग अलग करना है, तो अलग अलग करना है तो पारदर्शी कपड़ा लेंगे तो कैसे अलग होगा, है ना। तो ऐसा कपड़ा लेते हैं जो थोड़ा स्टफ हो, थोड़ा मोटा हो, ताकि पार्टीशन डिवाइडेशन आपका बेहतर तरीके से हो पाए, और जिस पर्पज के लिए पार्टीशन हो रहा है वो पर्पज भी आपका पूरा हो जाए। तो ये भी पारदर्शी नहीं होता। पारदर्शी में दो हैं, एक आपका ग्लास कर्टन है, दूसरा सैस है। आपका पहला और डी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया नीरसता थकान के लक्षणों में शामिल है, बताइए बताइए, सभी लोग फटाफट से आंसर करिए जी। ओके, हाँ सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। कहा जा रहा है नीरस थकान, हम लोग थकान की बात करते हैं कार्य सरलीकरण के साथ, और हम ये पढ़ते हैं ना कि हम घर के कार्यों को करने के लिए एफर्ट लगाते हैं, है ना,
और हमारे एफर्ट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहले मेंटल एफर्ट, मानसिक प्रयास, सोचना, याद करना, प्लान बनाना, तर्क करना, मूल्यांकन करना, निर्णय लेना, है ना, ये सब क्या है? मेंटल एफर्ट है। एक होता है फिजिकल, किसी भी चीज़ को फैलाना, किसी भी चीज़ को समेटना, कोई चीज़ उठाना, है ना, ओके। और जितने भी घरेलू काम हैं सब क्या हैं? सब आपके फिजिकल वर्क होते हैं। विजुअल, देखना, किसी भी चीज़ का निरीक्षण करना, कोई चीज़ गायब हो गई उसको खोजना, ये विजुअल है, चक्षु प्रयास। इसके बाद आता है पैडल। पैडल का मतलब होता है पैर, यानी कि पद प्रयास, आपका चलना, ठीक है, ओके, खड़े रहना, कूदना, ये सब क्या है? पैडल एफर्ट है। और एक होता है टॉर्सल। टॉर्सल का मतलब ही होता है मोड़न प्रयास, झुकना, है ना, जहां पे भी आप झुक रहे हैं, मुड़ रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? टॉर्सल कहा जाता है। और जब आप इतना सारा एफर्ट करते हैं ना अपने घर के कामों को करने के लिए, तो आपको थकान हो जाती है। और थकान कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक आपका फिजियोलॉजिकल होता है, यानी कि शारीरिक थकान, जो कि लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, मेजरमेंट ऑर्गोमीटर से करते हैं मांसपेशियों के थकान का। और दूसरा क्या होता है? मानसिक थकान, है ना, दूसरा क्या होता है? मानसिक थकान होता है, ठीक है, जिसको साइकोलॉजिकल फटीग भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक थकान भी कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक होता है निरस्ता, यानी कि बोर्डम फटीग, ठीक है, बोर्डम फटीग। और दूसरा होता है फ्रस्ट्रेशन, कुंठाजनन। हम बोर कब होते हैं? अच्छा आप ये बताइए, जब हम एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं तो आप भी परेशान हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, यार वही क्वेश्चन बार बार। कैसे आप कहते हैं मैम एक ही चीज इतनी बार पढ़ रहे हैं, एग्जाम हो जाता तो ठीक रहता, छुट्टी मिल जाती। एक ही चीज बार बार पढ़ें तो वो क्या हो जाता है? निरस्ता आने लगती है ना। तो उसी को क्या कहता है? बोर्डम फटीग कहता है। और जब आपके मन में ये निरस्त थकान आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे समय ही नहीं बीत रहा है। जैसे हमारे ऑफलाइन कुछ बच्चे हैं ना, तो जो एक बार पढ़ लेते हैं तो और फिर दोबारा मान लीजिए दोबारा अपना बैच रीज्वाइन करते हैं, तो एक बार तो पढ़ लिए हैं तो उनको समझ में आ ही जाता है, तो उनको वो चाहते हैं कि हम उनकी स्पीड से पढ़ाएं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाएं। लेकिन हमें तो सबको साथ में लेके चलना होता है ना। आप तो पहले से पढ़े हुए, आपका तो रिवाइज है, बट हमारे पास तो वो बच्चा भी है ना जो पहली बार पढ़ रहा है, तो हमें तो सबको लेके चलना होता है ना। तो अब वो उसको ऐसा लगता है जैसे समय ही नहीं बीत रहा है, ठीक है, ओके। उसका ऐसा लगता है उसका सर भारी भारी हो गया, उसका समय बीतेगा ही नहीं, ठीक है, ओके। तो निरस्त थकान का सबसे पहला जो लक्षण वो ये समय न कटना, या ऐसा प्रतीत होना कि समय क्या है? धीरे धीरे बीत रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। गतिविधियों में अभिरुचि का अभाव, काम में मन ही नहीं लग रहा, पढ़ने मन ही नहीं लगता है उनका, ठीक है, तो ये भी ठीक है। कार्य से विमुखता, मतलब वो चाह नहीं रह गई, एक तरीके से ऐसे विमुख हो गए हैं, ठीक। फिर है कार्य निष्पादन क्षमता की कमी के कारण कुंठा, नहीं, कुंठा फ्रस्ट्रेशन फटीग अलग होता है, ठीक है, वो तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना, एग्जाम बार बार कैंसिल होता चला जा रहा है, तो आप जो थकान आपके पास आएगी वो फ्रस्ट्रेशन वाली आएगी, ना कि बोर्डम फटीग आएगा, ठीक। तो ये तो होगा नहीं। बहुत तेजी से समय बीतना, ये तो थकान में होता ही नहीं है। ये तो जब हमारा किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट होता है तब हमें लगता है कि अरे यार समय कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला, है ना। अब बताइए आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नीरस थकान के लक्षणों में क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। दूसरा, जो काम है उसमें मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कार्य से विमुखता भी हो जाती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी हो जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बी, यानी कि हाँ, यानी कि पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में बारीक मांसपेशीय बाधिता वाले एक बालक को निम्नलिखित में से कौन से कार्य में कठिनाई हो सकती है? बताइए जी। हाँ, सभी लोग आंसर करिए जी। यस, कहा ये जा रहा है कि बारीक मांसपेशियां, आप ये बताइए, हम लोगों ने मोटर डेवलपमेंट डिस्कस किया है। मोटर डेवलपमेंट में 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक होता है ग्रॉस, एक होता है माइनर, सूक्ष्म, है ना। ग्रॉस, जब बड़ी बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं, ठीक है, तो उसको उसको क्या कहता है? ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल क्रियात्मक विकास कहा जाता है ना। जब जब छोटी छोटी मांसपेशियां, लाइक पेन पकड़ना, है ना, मेहंदी लगाना, कोई चीज लिखना, कलर करना, पेंटिंग करना,
कढ़ाई करना, मोतियों की माला बनाना, ये बारीक काम है। इसके लिए छोटी छोटी मांसपेशियों का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ये फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं, ठीक है। अब आपको यही बताना है कि बारीक मांसपेशीय बाधिता वाला कोई बच्चा है, मतलब कोई ऐसा बालक है जो फाइन मोटर इम्पेयरमेंट, मतलब वो जो सूक्ष्म कार्य हैं उसको वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसमें से ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसको करने में कठिनाई होगी, कुल मिला के आपको बस इतना बताना है कौन सा सूक्ष्म कार्य है जिसको करने में बालक को बाधा होगी। पहला, एक चित्र बनाना। तो अब ये बताइए, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सब क्या है, बहुत बारीक काम होता है ना, ये ठीक है। एक बॉल को पकड़ कर रखना, बॉल है, अब जैसे कैसे है, फोन को पकड़ के रखना, तो ये तो इतना बारीक काम नहीं है ना, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। मोतियों की माला बनाना, और ये वाला ना बहुत कॉमन है, हर तरीके के एग्जाम में हर लेवल पे ये पूछा जाता है, ठीक। तो ये भी क्या है, मोतियों की माला बनाना या मड़ियों को पिरोना, ये भी क्या है, बारीक काम के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। 2 मिल गया। पुस्तक लेकर, ग्लास पकड़ना, बॉल पकड़ना, पुस्तक लेकर के चलना, हाथ पकड़ के चलना, ये सब माइनर वर्क में नहीं आते हैं, ये बारीक काम नहीं है, ठीक है। तो पुस्तक लेकर के चलना ये भी नहीं होगा। अक्षरों की स्टेंसिलिंग करना, स्टेंसिलिंग समझते हैं, अब तो शायद ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं आता, पहले जब हम लोग का ज्योमेट्री बॉक्स जानते थे वो सोल्जर वाला और सैनिक वाला तमाम आता था, तो उसमें एक ऐसे प्लास्टिक का बना रहता था, उस पे ABC ऐसे कट करके मिला हुआ रहता था हम लोग को, ठीक है। उसी पे उसको ऐसे रख करके हम लोग A बनाते थे, तो बहुत सही A, बिल्कुल ऐसा एकदम अच्छा अच्छा वाला A बनता था, ठीक है, जैसे लगता था टाइप किया हुआ। तो उसी को अक्षरों की स्टेंसिलिंग कहा जाता है, और ये भी बारीक काम है, ठीक है। आपको बताना था कि एक बच्चा जो कि बारीक काम करने में असक्षम है, ठीक है, तो वह कौन से कार्य करेगा तो उसको कठिनाई होगी। तो सारे बारीक काम करने वाले सारे बारीक काम करने में कठिनाई होगी। तो आपका पहला चित्र बनाना, ड्राइंग अ पिक्चर। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, मड़ियों को पिरोना, ओके, यानी A हो गया, C हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, अक्षरों की स्टेंसिल, है ना, ओके जी, ठीक है, हाँ क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, A, C और E हो जाएगा, यानी कि अच्छा, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछती, क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, ओके जी, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं और मैं आपसे ये पूछूं, इनमें से कौन कौन सा ऐसा कार्य है, ठीक है, जो कि स्थूल क्रियात्मक विकास का है, तब आप आंसर क्या देंगे, जरा बताइए। ये उस क्वेश्चन को हटा दीजिए, कोई भी बच्चा कोई बाधित नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो कि ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके पास पहला ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड 4 है। पहले वाले में आपका A एंड B है, दूसरा आपके पास B एंड D है, तीसरा आपके पास B एंड C है, और लास्ट आपके पास है D एंड E है। बताइए कौन सा ग्रॉस मोटर है, ग्रॉस जब बड़ी मांसपेशियां काम करें, ठीक है, माइनर जब छोटी मांसपेशियां काम करें। आपको आंसर करना है, आप क्या बताएंगे कि जब ये बारीक में चित्र बनाना बारीक था, ये मड़ियों को पिरोना बारीक था, अक्षरों की स्टेंसिलिंग बारीक था, तो 2 ही बच रहा है, एक तो आपका बॉल को पकड़ करके रखना और पुस्तक लेकर के चलना, B और D, ये क्या है, ग्रॉस मोटर के अंतर्गत आ रहे हैं। आंसर आपका हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ये वाला आपका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, निम्नलिखित में से किन रणनीतियों से वैवाहिक प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। बताइए, सभी लोग आंसर करिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियों से वैवाहिक प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। पहला, अपने पति पत्नी को पुनर्शित करने का मतलब रीमेक करना, उन्हीं की, मतलब एक तरीके से रीमेक का मतलब कैसे है, उन्हीं की डबिंग कर रहे हैं, कैसे साउथ की रीमेक बनती है उस तरीके से, ठीक है। दूसरा है मुक्त संप्रेषण, तीसरा है एक दूसरे के लिए आदर भाव,
फिर आपका प्रपीड़क शक्ति, प्रपीड़क शक्ति मतलब समझते हैं सत्ता, कि सत्ता बल यूज करना, कि नहीं भारत है तो प्रत्यसत्तात्मक है, पुरुष प्रधान है, अपना अपना वर्चस्व दिखाना, उसी को क्या कहा जाता है, प्रपीड़न शक्ति कहा जाता है। ठीक है। फिर अपने अधिकारों पर बल देना कि नहीं ये तो हमारा अधिकार है। अगर एक वैवाहिक जीवन जीना है और वो भी एक हैप्पी मैरिज लाइफ जीनी है, तो आपको क्या नहीं करना है ये बताया, ये मतलब ये आपसे पूछा गया। तो रीमेक नहीं बनाना है ना। रीमेक मतलब पति पत्नी को आपस में एक दूसरे का ऐसे मिमिक्री ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके। तो पहला क्या हो गया, रीमेक नहीं। खुल के, भाई अब सिंपल सी बात है, हस्बैंड वाइफ है, अपनी बात एक दूसरे से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, खुल के बोलना चाहिए, फ्री होकर के बोलना चाहिए, ये ठीक है। इसके बाद देखिए, एक दूसरे के लिए आदर भाव बिल्कुल होना चाहिए, है ना। अगर आदर भाव है तब तो वैवाहिक जीवन बढ़िया ही जाएगा ना। तो हमें बढ़िया वाला नहीं बताना है, हमें कौन सा बढ़िया नहीं है वो बताना है। तो एक तो मिल गया है, रीमेक वगैरह नहीं करना है। तो इसके बाद देखिए, प्रपीड़क शक्ति का उपयोग, मतलब एकदम से ये नहीं कर देना है कि हाँ सत्ता बल का प्रयोग नहीं करना है कि तुम मेरे घर में रह रही हो तो मेरी ही चलेगी। ये अब चाहे पति कहे चाहे पति कहे, तुम मतलब ससुराल में रह रहे हो या तुम पत्नी के घर में रह रहे हो तो पत्नी की ही चलेगी, मतलब इस तरीके का नहीं होना चाहिए, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, है ना। तो प्रपीड़क शक्ति का उपयोग गलत होता है रिलेशन में। अपने अधिकारों पे बल देना, दूसरे के सुन ही नहीं रहे हैं, सब अपने अधिकार गाए जा रहे हैं, अरे अगले का भी तो सुनना है ना। दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। तो आपका ADE, अगर ये 3 चीजें हैं किसी भी वैवाहिक जीवन में, तो मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, मार्ग में खूब बड़े बड़े भाले देखने को मिलेंगे। ठीक है। अर्थात आपका पति पत्नी का रीमेक ना हो, प्रपीड़क शक्ति का उपयोग और अपने अधिकारों पर बल देना, ये 3 बाधाएं हैं वैवाहिक जीवन में। क्लियर है? ठीक है। ओके। अब आपका ADE यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।